ब्लास्ट में आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर अहम मीटिंग चल रही है। बजट क्रियान्वयन समिति की बेहद अहम बैठक है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक जारी है। तो बेहद अहम मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त चल रही है। बजट क्रियान्वयन समिति की बैठक है जो कि फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। अहम बैठक, आज वैसे भी बैठकों का दौर जारी रहा सीएमआर में। जिस तरह से बैक टू बैक एक के बाद एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग मीटिंग्स ले रहे हैं यहाँ पर, और अब बजट क्रियान्वयन समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जारी है ये बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक जारी है। बेहद अहम बैठक सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं। बजट क्रियान्वयन समिति की ये बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर ये मीटिंग चल रही है क्योंकि बजट प्रदेश में जो लेकर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हर किसी ने उसकी तारीफ की है, जिसके बाद बजट पर चर्चा भी हुई विधानसभा के अंदर। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि इस बजट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। बजट क्रियान्वयन समिति की बैठक इस वक्त जारी है और पूरी तरह से फोकस रहेगा कि बजट जो घोषणा की गई है उसे लागू किया जाए, जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन हो, और ये कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो बजट क्रियान्वयन समिति की ये बेहद अहम बैठक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है ये मीटिंग। अहम बैठकों का दौर जारी है। सीएमआर में इस वक्त बैठक हो रही है। बजट क्रियान्वयन समिति की बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जारी है ये बैठक। बेहद अहम बैठक है। बजट के बाद, बजट सत्र के बाद हम कह सकते हैं कि अब जिस तरह से फोकस ये रहेगा कि इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, जो घोषणाएं की गई है उसे किस तरह से लागू करना है, उस लिहाज से देखा जाए अहम बैठक इस वक्त जारी है सीएमआर में। विधानसभा उपचुनाव 2021 से जुड़ी अहम खबर है। बात भाजपा के राजसमंद दावेदारों की। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में दीप्ति माहेश्वरी के अलावा दिनेश बडोला का भी नाम टॉप पर चल रहा है। पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौर के पुत्र करणवीर सिंह भी इसमें दावेदार हैं। वहीं जगदीश पालीवाल और महेंद्र कोठारी भी टिकट की मांग कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो गुलाब चंद कटारिया समेत कुछ नेता कर सकते हैं परिवार में टिकट का विरोध। हालांकि कटारिया किसी ब्राह्मण को नहीं, जैन का चाह रहे हैं टिकट। वही भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया जुटे हैं सर्वे के आधार पर होमवर्क करने में कि सर्वे के आधार पर आखिर वो कौन सा नाम है जो सामने आ रहा है, जो जिताऊ हो, क्योंकि जीतना इस सीट को सबसे अहम है बीजेपी के लिए। तो बात भाजपा के राजसमंद दावेदारों की हम कर रहे हैं, जिसमें एक दो नहीं कई नाम यहाँ पर सामने हैं। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में दीप्ति माहेश्वरी के अलावा दिनेश बडोला का नाम भी टॉप पर चल रहा है कैंडिडेट के तौर पर कि इन्हें टिकट दिया जा सकता है। इधर पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौर के पुत्र करणवीर सिंह भी दावेदार हैं। तो जगदीश पालीवाल और महेंद्र कोठारी भी यहाँ टिकट मांग रहे हैं। सूत्रों की माने तो गुलाब चंद कटारिया समेत कुछ नेता परिवार में टिकट का विरोध कर सकते हैं। हालांकि कटारिया किसी ब्राह्मण को नहीं बल्कि जैन का टिकट चाह रहे हैं कि किसी जैन को यहाँ पर टिकट दिया जाए। इधर भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया जुटे हुए हैं सर्वे के आधार पर होमवर्क करने में। निकायों के पार्षद के उम्मीदवार की 2 संतानों में नहीं होगी गणना। उनकी विशेष योग्यजन संतान की गणना नहीं होगी। विधानसभा में इसके लिए नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित हुआ। ऐसा ही प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों पर भी लागू है और उसी तर्ज पर अब निकायों के जनप्रतिनिधियों पर भी ये लागू होगा। विशेष योग्यजन संतान की गणना के कारण माने जाते थे अपात्र, तो वहीं 3 संतान वाले उम्मीदवार पार्षद पद के लिए अपात्र माने जाते थे। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। अहम है, जिसे लेकर विधानसभा में भी यह बात रखी गई थी। निकायों के पार्षद के उम्मीदवार की 2 संतानों में अब गणना नहीं होगी। उनकी विशेष योग्यजन संतान की गणना नहीं होगी। विधानसभा में इसके लिए नगर पालिका संशोधन विधेयक भी पारित हुआ है और ऐसा ही प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों पर भी लागू है और उसी तर्ज पर ही अब निकायों के जनप्रतिनिधियों पर भी ये लागू होगा। विशेष योग्यजन संतान की गणना के कारण माने जाते थे उसे अपात्र, 3 संतान वाले उम्मीदवार पार्षद पद के लिए अपात्र माने जाते थे, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। राहुल गांधी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न केरल चुनाव है। 5 में से 4 राज्यों में नहीं है कांग्रेस की सरकार, लेकिन केरल पर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस का है क्योंकि राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड आती है केरल से। वायनाड सांसद राहुल गांधी बीते 2 महीनों में 4 दौरे कर चुके हैं। पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है, लेकिन कार्यक्रम के मुताबिक राहुल केरल के चुनाव खत्म होने के बाद ही बंगाल जाएंगे।
दूसरी ओर केरल में पार्टी के अंदरूनी खींचतान किसी से भी छिपी नहीं है और ऐसे में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को लगानी पड़ेगी यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर। सबको नजर आ रहा है कि किस तरह से खींचतान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अंदर जारी है। अब राहुल गांधी की प्रतिष्ठा का प्रश्न केरल चुनाव यहाँ पर है। 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन केरल पर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस का है, क्योंकि राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड केरल से ही आती है। वायनाड सांसद राहुल गांधी बीते 2 महीनों में 4 दौरे कर चुके हैं केरल के। पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है, लेकिन कार्यक्रम के मुताबिक राहुल केरल के चुनाव खत्म होने के बाद ही बंगाल जाएंगे। दूसरी ओर केरल में पार्टी के अंदरूनी खींचतान किसी से भी छिपी नहीं है और ऐसे में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। प्रियंका का मिशन उत्तर प्रदेश 2022। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रियंका हार्ड वर्क कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का अभियान चलाया है और इस अभियान के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। 13 और 14 मार्च को गोरखपुर में लगाया 2 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें प्रियंका ने नेताओं कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र दिया। प्रियंका के निर्देश पर पहली बार गांव स्तरीय कमेटियां यहां पर गठित हुई हैं। बूथ लेवल तक बनाई जा रही है कमेटियां, ताकि मतदाताओं को बूथ तक लाया जा सके। ये कोशिश है तो बहुत ही हार्ड वर्क चुनाव के मद्देनजर यहां कर रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका की मिशन उत्तर प्रदेश 2022 की हम बात कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रियंका हार्ड वर्क करने में लगी हुई है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का उन्होंने अभियान चलाया और इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। 13 और 14 मार्च को गोरखपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण उन्होंने लगाया था, जिसमें प्रियंका ने नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। प्रियंका के निर्देश पर पहली बार है गांव स्तरीय कमेटियां यहां पर गठित हुई हैं। बूथ लेवल तक बनाई जा रही हैं ये कमेटियां, ताकि मतदाताओं को बूथ तक लाया जा सके। इधर चिराग पासवान के एलजेपी उतरेगी चुनावी मैदान में। असम और बंगाल में ताल ठोकेंगे लोक जनशक्ति पार्टी। पार्टी अध्यक्ष चिराग और 15 नेता इसमें स्टार प्रचारक भी होंगे। एलजेपी के 3 अन्य सांसद भी प्रचार करेंगे। हालांकि बिहार में एलजेपी को करारी हार मिली थी, मात्र 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सफलता मिलती है पासवान की पार्टी को अब की बार, क्योंकि पिछली बार तो सूपड़ा साफ था। इधर चिराग पासवान के एलजेपी अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। असम और बंगाल में ताल ठोकेंगे लोक जनशक्ति पार्टी। पार्टी अध्यक्ष चिराग और 15 नेता यहां पर स्टार प्रचारक होंगे। एलजेपी के 3 अन्य सांसद भी प्रचार करेंगे। हालांकि बिहार में एलजेपी को तो सफलता नहीं मिली, करारी हार मिली थी, मात्र 1 सीट पर ही इन्हें संतोष करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सफलता मिलती है पासवान की पार्टी को। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हाथियों की चर्चा। बांकुरा क्षेत्र की 12 विधानसभा सीटों पर हाथी भी मुद्दा है। पहले जंगल महल इलाके में था नक्सलियों का दबदबा, अब हाथी इस इलाके के लोगों की जान के दुश्मन है। 2014-2019 के दौरान हाथियों के हमले में 403 मौतें हुई। हाथियों के आतंक से परेशान है जंगल महल इलाके के लोग। हर प्रत्याशी हाथियों से मुक्ति दिलाने की यहाँ पर बात कर रहा है, कह तो रहा है कि यहाँ पर मुक्ति दिलाई जाएगी और ये भी प्रमुख मुद्दा है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हाथियों की चर्चा जोरों पर है। बांकुरा क्षेत्र की बात करें, जब 12 विधानसभा सीटों पर हाथी भी एक अहम मुद्दा है। पहले जंगल महल इलाके में नक्सलियों का दबदबा था, अब हाथी इस इलाके के लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। 2014 से 2019 के दौरान हाथियों के हमले में 403 मौतें हुई। हाथियों के आतंक से परेशान है जंगल महल इलाके के लोग और हर प्रत्याशी हाथियों से मुक्ति दिलाने की यहाँ पर बात कर रहा है। असम विधानसभा चुनाव में सबसे अहम घटनाक्रम, भाजपा को छोड़ कांग्रेस से जुड़ी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। बोडो राजनीति में किंग मेकर कहलाते हैं हेग्रामा मोहिलारी। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के प्रमुख है हेग्रामा मोहिलारी। 2005 से मुख्यधारा की राजनीति में शामिल है मोहिलारी। अब कांग्रेस नीत महाजोत से जुड़ा है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर बीपीएफ का असर यहां पर देखने को मिलेगा, यानी 12 ऐसी विधानसभा सीटें जिस पर असर साफ तौर पर नजर आएगा। तो असम विधानसभा चुनाव में अहम घटनाक्रम है ये। भाजपा को छोड़ कांग्रेस से जुड़ी है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, जो कि पहले भाजपा के साथ थी। बोडो राजनीति में किंग मेकर कहलाते हैं हेग्रामा मोहिलारी। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के प्रमुख है हेग्रामा मोहिलारी, जो 2005 से मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हैं। अब कांग्रेस नीत महाजोत से जुड़ा है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का नाम। कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर बीपीएफ का असर देखने को मिलेगा। बंगाल भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए खींचतान जारी है। दिलीप घोष और मुकुल रॉय के बीच दिलचस्प खींचतान है। खींचतान के बीच समीकरण है रॉय के पक्ष में ज्यादा। रॉय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि घोष को मैदान में उतारा ही नहीं गया। रॉय को गृहनगर खड़गपुर से कृष्णानगर नहीं उतारा गया और उत्तर से उतारा है मैदान में, क्योंकि 2019 में उपचुनाव में खड़गपुर से उपचुनाव में
सफलता वो नहीं दिला पाए थे। शायद भाजपा हाईकमान को नहीं है घोष के नेतृत्व पर ज्यादा यकीन और इस बार इसलिए ऐसा किया गया है। तो बंगाल भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए खींचतान जरूर जारी है। दिलीप घोष हो या मुकुल रॉय, दोनों के बीच में खींचतान चल रही है। बेहद दिलचस्प खींचतान है। खींचतान के बीच समीकरण है रॉय के पक्ष में ज्यादा। रॉय चुनाव लड़ रहे हैं जबकि घोष को मैदान में नहीं उतारा गया है। रॉय को गृहनगर खड़गपुर से नहीं उतारा, कृष्णानगर उत्तर से मैदान में उतारा गया है क्योंकि 2019 में उपचुनाव में खड़गपुर से उपचुनाव में ये जीत नहीं दिला पाए थे, सफलता नहीं दिला पाए थे और शायद भाजपा हाईकमान को घोष के नेतृत्व पर ज्यादा यकीन नहीं। ममता लेफ्ट में क्या खिचड़ी पक रही है? बंगाल में घमासान के बीच इस बात की जोरों पर चर्चा है। टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता होने की चर्चा है। सीपीआईएम ने नंदीग्राम से मीनाक्षी मुखर्जी को टिकट दिया है। सीपीआईएम ने जानबूझकर गैर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट दिया है ताकि यहां मुस्लिम वोटर एकजुट रहे और ममता को अपना समर्थन दे। सीपीआईएम ने इस सीट के बदले आईएसएफ को दी है अपने दबदबे वाली दक्षिण 24 परगना की भानगढ़ सीट। टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के बीच गुप्त समझौते से बिगड़ सकता है। भाजपा का गणित ये भी साफ माना जा रहा है कि जो गुप्त समझौता है उससे कहीं ना कहीं भाजपा के गणित पर असर पड़ेगा जिसे बिगाड़ा भी जा सकता है। बिगाड़ने की कोशिश भी यहाँ पर है। अब सवाल ये कि ममता लेफ्ट में आखिर खिचड़ी पक क्या रही है? बंगाल में घमासान के बीच इस बात की चर्चा भी जोरों पर है। टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता होने की चर्चा है। सीपीआईएम ने नंदीग्राम से मीनाक्षी मुखर्जी को टिकट दिया है। वही सीपीआईएम ने जानबूझकर गैर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट दिया है ताकि यहां मुस्लिम वोटर एकजुट रहे और ममता को समर्थन दे। सीपीआईएम ने सीट के बदले आईएसएफ को अपने दबदबे वाली दक्षिण 24 परगना की भानगढ़ सीट दी है। टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के बीच गुप्त समझौते से भाजपा का गणित बिगड़ सकता है। अफवाह से केरल भाजपा परेशान। एक तरफ बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के बीच गुप्त समझौते की चर्चा है। इस पसोपेश के बीच भाजपा के लिए एक और परेशान करने वाली भी खबर है। केरल में भी इसी तरह की अफवाह पकड़ने लगी हवा। चर्चा है कि केरल में कांग्रेस को बाहर करने के लिए भाजपा ने लेफ्ट से हाथ मिलाया है। आरएसएस के कट्टर समर्थक बालाशंकर पर अफवाह फैलाने का आरोप है। वही टिकट नहीं मिलने के बाद इस तरह की अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। मोदी के कट्टर समर्थक बालाशंकर को टिकट मिलने की पूरी आशा थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए हैं बालाशंकर। तो बेहद अहम जिस तरह से दिलचस्प अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। अब अफवाह से केरल भाजपा परेशान है। एक तरफ बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के बीच गुप्त समझौते की चर्चा है और इस पशुपेश के बीच भाजपा के लिए एक और परेशान करने वाली खबर आती है। केरल में भी इसी तरह की अफवाह पकड़ने लगी है हवा। चर्चा है कि केरल में कांग्रेस को बाहर करने के लिए भाजपा ने लेफ्ट से हाथ मिलाया है। आरएसएस के कट्टर समर्थक बालाशंकर पर अफवाह फैलाने का आरोप है। टिकट न मिलने के बाद इस तरह की अफवाह फैलाने का आरोप है कि मोदी के कट्टर समर्थक बालाशंकर को टिकट मिलने की पूरी आशा थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए हैं बालाशंकर और उन पर आरोप है इस अफवाह को फैलाने का। कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू में दूरियां हुई खत्म। कांग्रेस आलाकमान ने महासचिव हरीश रावत को निर्देश दिया था कि वो अमरिंदर और सिद्धू के बीच की दूरियां खत्म कराएं, क्योंकि 2022 में होने वाले हैं पंजाब में महत्वपूर्ण चुनाव। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में चुनाव होंगे और इस संदर्भ में दोनों के बीच कुछ माह पहले हुई थी करीब 1 घंटे की मुलाकात। सिद्धू पंजाब मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग चाहते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर कर चुके हैं ऊर्जा मंत्रालय की पेशकश। दूसरी ओर सिद्धू के राहुल और प्रियंका से भी अच्छे संबंध है। प्रभावशाली स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस के लिए साबित हो सकते हैं ट्रम्प कार्ड सिद्धू। तो अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि दूरियां कम होती नजर आ रही या यूं कहें कि खत्म होती नजर आ रही हैं कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू में। कांग्रेस आलाकमान ने महासचिव हरीश रावत को इसे लेकर निर्देश दिया था कि वो अमरिंदर और सिद्धू के बीच की दूरियां को खत्म कराए, क्योंकि 2022 में होने वाले पंजाब में महत्वपूर्ण चुनाव और कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में ये चुनाव होंगे और इस संदर्भ में दोनों के बीच कुछ माह पहले करीब 1 घंटे की अहम मुलाकात हुई थी। सिद्धू पंजाब मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग चाहते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ऊर्जा मंत्रालय की पेशकश कर चुके हैं। दूसरी ओर सिद्धू के राहुल और प्रियंका से अच्छे संबंध भी हैं। प्रभावशाली स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं सिद्धू। वी नारायणसामी नहीं लड़ेंगे चुनाव। पुडुचेरी के पूर्व सीएम नारायणसामी मैदान से बाहर हुए हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान भी नारायणसामी से परेशान है। त्रिशंकु स्थिति में द्रमुक के साथ गठबंधन के विकल्प को खुला रखा जाए, इसलिए ये कदम उठाया है। हालांकि चुनाव प्रचार अभियान का जिम्मा संभालते रहेंगे नारायणसामी। कांग्रेस ने पुडुचेरी के 15 में से 14 उम्मीदवारों के नाम यहां घोषित किए थे और उसमें नहीं था नारायणसामी का नाम। बहुमत खोने के बाद 22 फरवरी को इस्तीफा दिया था नारायणसामी ने, लेकिन अब इस बार मैदान में नजर नहीं आएंगे नारायणसामी। नहीं लड़ेंगे वो चुनाव। पुडुचेरी के पूर्व सीएम नारायणसामी मैदान से बाहर हो चुके हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान भी नारायणसामी से परेशान है।
त्रिशंकु स्थिति में द्रमुक के साथ गठबंधन के विकल्प को खुला रखा जाए, इसलिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि चुनाव प्रचार अभियान का जिम्मा संभालते रहेंगे नारायणसामी। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने पुडुचेरी के 15 में से 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे और उसमें नहीं था नारायणसामी का नाम। बहुमत होने के बाद 22 फरवरी को इस्तीफा दिया था नारायणसामी ने। इंडियन एक्सप्रेस में अर्जुन राम मेघवाल का लेख, खुश रहने के लिए अपने भीतर झांकने की जरूरत। महामारी के दौर ने महसूस करवा दी इसकी जरूरत। शांत रहें, समझदार बने और मन में सहानुभूति रखें। वायरस के बीच सेहत बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। सेहत और खुशी भीतर आती है, बाहर से नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल, जिनका लेख आया है इंडियन एक्सप्रेस में। बेहद अहम लेख है। खुश रहने के लिए अपने भीतर झांकने की जरूरत, उन्होंने इस लेख में लिखा है। महामारी के दौर ने महसूस करवा दी है इसकी जरूरत। शांत रहें, समझदार बने और मन में सहानुभूति रखें। वायरस के बीच सेहत बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। सेहत और खुशी भीतर आती है, बाहर से नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। चले बढ़ते आगे। मंतर में पढ़ूं, बाम्बी में हाथ आप दो, कुछ यही हुआ क्या कालीचरण सराफ के साथ? फोन टैपिंग का लगाया सवाल था कालीचरण सराफ ने, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं ले पाए कालीचरण। मीडिया में भी नहीं आई कोई बाइट। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा रही है, आखिर कालीचरण सराफ क्यों नहीं दिखे मुखर? पूरा क्रेडिट मिल गया पुनिया, कटारिया और राठौड़ को। तीनों ने उस मुद्दे पर मिलकर घेरा सरकार को। तो कहावत है कि मंतर में पढ़ूं, बाम्बी में हाथ आप दो, कुछ यही हुआ है कालीचरण सराफ के साथ। फोन टैपिंग का सवाल लगाया था कालीचरण सराफ ने, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं ले पाए कालीचरण सराफ। मीडिया में भी कोई बाइट उनकी नहीं आई है, क्योंकि सवाल उन्होंने लगाया था। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी रही कि आखिर कालीचरण सराफ क्यों नहीं दिखे इस बार मुखर। पूरा क्रेडिट मिल गया पुनिया, कटारिया और राठौड़ को। तीनों ने इस मुद्दे पर मिलकर घेरा था सरकार को। फटी जींस पहनने का फैशन और नई बहस, भले ही वो कितने भी आधुनिक, लेकिन अपनी भारतीय परंपराओं का हो सम्मान। कुछ यही मैसेज दिया आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। अपनी धर्मपत्नी गोलमा देवी की पारंपरिक वेशभूषा की तस्वीर उन्होंने शेयर की। लिखा, सबको अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने का हक है, लेकिन गोलमा जी के ठेठ पारंपरिक वेशभूषा मुझे सर्वाधिक प्रिय है। उनके वस्त्र न मेरे डॉक्टर, विधायक, सांसद और मंत्री बनने पर बदले और न ही स्वयं के विधायक व मंत्री बनने पर बदले। फैशन अपनी जगह है, लेकिन परंपरा को जीवंत रखना भी बेहद जरूरी है। पिछले दिनों तीरथ सिंह रावत का बयान भी चर्चाओं में रहा था, जब उन्होंने फटी जींस को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया में भी काफी सवाल उठे, काफी ने उन्हें जवाब दिया। लेकिन इसे लेकर भी कहना था भारतीय परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा का कुछ यही मैसेज उन्होंने दिया है। अपनी धर्मपत्नी गोलमा देवी की उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा की तस्वीर शेयर की और उसमें लिखा कि सबको अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने का हक है, लेकिन गोलमा जी की ठेठ पारंपरिक वेशभूषा मुझे सर्वाधिक प्रिय है। उनके वस्त्र न मेरे डॉक्टर, विधायक, सांसद और मंत्री बनने पर बदले और न ही स्वयं के विधायक व मंत्री बनने पर बदले। फैशन अपनी जगह है, लेकिन परंपरा को जीवंत रखना भी जरूरी है। सील में डील का खेल अब होगा बंद। अवैध इमारत को सील भले ही निकाय करेंगे, लेकिन उसे सरकार के स्तर पर ही खोला जा सकेगा। सरकार की ओर से नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से ही ये सील खुलेगी। इसके लिए नगरपालिका अधिनियम, यूआईटी अधिनियम और विभिन्न प्राधिकरणों के अधिनियम में संशोधन विधेयक किया गया है पारित। मौजूदा कानूनों में अवैध इमारत को सील करने का भी प्रावधान है। निकाय अधिकारी की ओर से सील करने का प्रावधान रहेगा, लेकिन सील दोबारा किस स्तर पर खुलेगी, इसे लेकर इन कानूनों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी के चलते सील खोलने को लेकर आरोप लगते रहे हैं। सील में डील के लगते रहे हैं आरोप, तो पहले भी इसे लेकर आरोप लगते रहे हैं और भले ही यहाँ पर पावर दे दी जा चुकी है। अवैध इमारत को सील भले ही निकाय करे, लेकिन उसे सरकार के स्तर पर ही खोला जा सकेगा। सरकार की ओर से नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी ही स्वीकृति से ही ये सील खुलेगी और इसके लिए नगरपालिका अधिनियम, यूआईटी अधिनियम और विभिन्न प्राधिकरणों के अधिनियम में संशोधन विधेयक भी पारित किया गया है। मौजूदा कानूनों में अवैध इमारत को सील करने का प्रावधान है। निकाय अधिकारी की ओर से सील करने का प्रावधान है, लेकिन सील दोबारा किस स्तर पर खुलेगी, इसे लेकर इन कानूनों में स्पष्ट कोई भी प्रावधान नहीं है और इसी के चलते सील खोलने को लेकर आरोप भी लगते रहे हैं। सील में डील के आरोप पहले भी लगे हैं और इसी को खत्म करने की कोशिश है। कमर्शियल डीजल वाहन वाले हो जाएगा ये सावधान। प्रदेश के 3 शहरों में 31 मार्च के बाद अब नहीं चल सकेंगे 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहन। जयपुर, कोटा, जोधपुर में नहीं चल सकेंगे ये वाहन। 31 मार्च तक इन शहरों में चल रहे वाहन दूसरे जिलों से एनओसी ले सकते हैं। इसके बाद एनओसी भी नहीं मिल पाएगी। अलवर, भरतपुर में 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल वाहन अब नहीं चल सकेंगे, ये साफ कर दिया गया है। तो अब सावधान रहने की जरूरत है। कमर्शियल डीजल वाहन वाले अब सावधान हो जाइए।
प्रदेश के 3 शहरों में 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने कॉमर्शियल डीजल वाहन अब नहीं चल सकेंगे। सड़कों पर ये नजर नहीं आएंगे। जयपुर, कोटा, जोधपुर में ये वाहन नहीं चल सकेंगे। 31 मार्च तक इन शहरों में चल रहे वाहन दूसरे जिलों से एनओसी ले सकते हैं और इसके बाद नहीं मिल पाएगी उन्हें एनओसी भी, यानी 31 मार्च की डेडलाइन है। अलवर, भरतपुर में 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल वाहन भी अब नहीं चल सकेंगे। इलीगल एलिफेंट ट्रांसपोर्ट का आखिर कौन जिम्मेदार? एक एक कर 16 हाथियों को महावतों ने गुजरात भेजा है। अदालत की रोक के बावजूद गुजरात तक इलीगल एलिफेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सूत्रों का दावा है लाखों में बेचे गए हैं हाथी। वन विभाग कह रहा 3 वर्ष की अनुमति दी है। बड़ा सवाल ये कि अदालत की रोक के बावजूद आखिर अनुमति कैसे दी गई है? क्या अब इस मामले में वन विभाग एफआईआर दर्ज कराएगा या फिर मिली भगत की खेल पर पूर्व की तरह ही पर्दा डालता रहेगा? अब हमारे पास बचे 109 में से महज 93 हाथी, इनमें भी दर्जन भर अनफिट है। तो सवाल यही है कि आखिर किसने परमिशन दी, क्यों परमिशन दी, क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी इस मामले को लेकर, जिससे इलीगल एलिफेंट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? एक एक कर अब तक 16 हाथियों को महावतों ने गुजरात भेजा है। अदालत की रोक के बावजूद गुजरात तक इलीगल एलिफेंट ट्रांसपोर्ट हुए। सूत्रों का दावा है कि लाखों में ये हाथी बेचे गए हैं। वन विभाग कह रहा है कि 3 वर्ष की अनुमति दी है। अब बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अदालत की रोक के बावजूद आखिर अनुमति कैसे दी गई? क्या अब इस मामले में वन विभाग एफआईआर दर्ज कराएगा या फिर मिली भगत की खेल पर पूर्व की तरह पर्दा डालता रहेगा? अब हमारे पास बचे 109 में से महज 93 हाथी, इनमें से भी दर्जन भर हाथी अनफिट है। कोरोना के चलते प्रदेश के पेट्रोलियम राजस्व में भारी कमी आई है। राजस्थानी क्रूड की डिमांड घटने से उत्पादन घटा है। उत्पादन में कमी से पेट्रोलियम राजस्व में भी भारी कमी आई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में महज 1700 करोड़ रुपए राजस्व था। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम राजस्व में 50% की कमी आई। कोरोना से पहले प्रतिदिन 1.60 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन था। कोरोना काल में औसतन 70,000 बैरल प्रतिदिन ही क्रूड ऑयल का उत्पादन रहा। पहले 11 महीने में सरकार को 1700 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ और अब वैक्सीन आने के बाद क्रूड की डिमांड में भी वृद्धि हो रही है। अजमेर के 2 भाजपा नेताओं को लेकर सियासी गलियारों में गपशप। जयपुर शहर के युवा नेताजी का था कथन। दोनों नेताओं को लेकर आपसे 36 के आंकड़े की कही जाती है बात, लेकिन दोनों की है अच्छी खासी जुगलबंदी। नहीं है कोई भी 36 या फिर 72 का आंकड़ा। दोनों को कई बार साथ राजनीतिक मंत्रणा करते मैंने भी देखा है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों ने साथ भोज भी किया था। नेताजी आजकल दिखा रहे हैं अजमेर वाले दोनों नेताओं के फोटो भी। आखिर शहर के युवा नेताजी ऐसा कहकर क्या करना चाह रहे हैं साबित? भले ही चुटकियों में ही कह रहे हो। इस तरह की बातें जयपुर के नेताजी आजकल भाजपा के वरिष्ठ घाटी नेता के बेहद करीब है। सिद्धि कुमारी की विधानसभा से दूरियां क्यों? अब तक 15वीं विधानसभा के हो चुके 6 सत्र, 5 सत्रों में एक भी प्रश्न नहीं पूछा बीजेपी विधायक ने। चौथे सत्र में 7 अतारांकित प्रश्न लगाए थे सिद्धि कुमारी ने, यानी सदन के अंदर एक बार भी प्रश्न पूछने का मौका नहीं। वैसे सदन में कभी कभार ही दिखाई देती है सिद्धि कुमारी। शायद उनकी विधानसभा क्षेत्र में नहीं कोई समस्या या फिर कुछ और है उनके नहीं आने का कारण। संभवतः इसलिए सरकार से सवाल नहीं करती बीजेपी विधायक। इस बार विधानसभा सत्र में नजर ही नहीं आई है सिद्धि कुमारी। हालांकि बेहद ईमानदार, सरल और निर्विवादित विधायक है सिद्धि कुमारी, लेकिन उनकी मौजूदगी वो विधानसभा के अंदर दर्ज नहीं कराती है। सिद्धि कुमारी की विधानसभा से दूरियां आखिर क्यों है, ये एक अहम सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि अब तक 15वीं विधानसभा के 6 सत्र हो चुके हैं, लेकिन 5 सत्रों में एक भी प्रश्न पूछा ही नहीं बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी ने। चौथे सत्र में 7 अतारांकित प्रश्न लगाए थे सिद्धि कुमारी ने, यानी सदन के अंदर एक बार भी प्रश्न पूछने का मौका नहीं। वैसे सदन में कभी कभार दिखाई देती है सिद्धि कुमारी। शायद उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है या फिर कुछ और है उनके नहीं आने का कारण। संभवतः इसलिए सरकार से सवाल नहीं करती है बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।